और अब आपको सीधे विधानसभा के सदन में लिए चलते हैं, जहां पर अब सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नहीं श्रीमान जी, मैं सदन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस दिन से महम का विधायक बन के आया था, उसके 15 दिन बाद से मेरी महम के लोगों की ये डिमांड मैंने आपके पास अब तक लगभग 10 बार ही दे चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। और ये मेरे महम की मुख्यमंत्री जी ये पिछले 18 साल की डिमांड है और इसमें 5-6 बड़े बड़े गांव भवानी खेड़ा के जो वहां की लड़कियां यहां आती हैं, नारनौंद की लड़कियां आती हैं, 2-3 गांव जुलाने के जो सेंटर पड़ता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और वहां जो महम जो को-एड कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के अंदर इतनी भीड़ रहती है, वहां पे रूम में बैठने की भी जगह नहीं है। और ये पिछले 18-19 साल की पहले प्रपोजल भी आई हुई है, उस कॉलेज में जगह अवेलेबल है, लेकिन इसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। आपका जो सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है वो, उसके तहत आप इसकी सुनाई नहीं करते। मैं निवेदन करता हूं आपको, शिक्षा मंत्री जी, आपको मुख्यमंत्री जी, इसके ऊपर गंभीरता से विचार कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे क्षेत्र की, मेरे महम की लड़कियों की, और इसके साथ 3 हल्के के बड़े बड़े गांव आते हैं, करीबन 10-12 गांव। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके ऊपर कंसीडर करो इस कॉलेज की। वहां वाकई में ही जरूरत है। आप जिस दिन खोलोगे पहले दिन 2000 से ज्यादा संख्या होगी लड़कियों की, वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत है वहां पे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय महम में स्वयं ही पहले कॉलेज है, जिसमें 1133 लड़के और 950 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और अगर लड़कियों की भी बात की जाए तो लाखन माजरा और मोखरा ये भी पास ही हैं, लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पे ये भी 2 कॉलेज इस टाइम हैं। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है वो ये है कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम कोई महिला कॉलेज खोल लेंगे, ये है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो पहली बात तो महम में कॉलेज है, और उसके आसपास 2 जगह लाखन माजरा में लड़कियों का है और मोखरा में भी लड़कियों का ही है। तो 2 कॉलेज ऐसे पहले से ही हैं। तो समझता हूँ इसकी। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं। जो महम में कॉलेज है वो को-एड है, लड़के और लड़कियों का, और उसमें अनेकों ऐसी घटनाएं होती रही है जिसकी वजह से काफी बारी रोज वहां लड़कियों को ना भेज बल्कि रोहतक भेजते हैं। और लाखन माजरा की बात करें, लाखन माजरा का रूट जो है ना, उधर से बिल्कुल वहां आने जाने की वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, इसलिए लाखन माजरा की तरफ लड़कियां नहीं आती, बल्कि वो रोहतक आती हैं ज्यादा। और मोखरा जिसकी बात करें, मैं मानता हूं मोखरा मेरा बड़ा गांव है, लेकिन मोखरा में प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से शिवाय मोखरा की और 1-2 छोटे मोटे वो गांव मुरादपुर टेकना या थोड़ी 10-5 लड़कियां मदीना से जाती हैं, कनेक्टिविटी ना होने की वजह से मोखरा कॉलेज को में वहां लड़कियां नहीं जा रही। ये आपके पास डेटा भी होगा, सारी चीजें आपके पास होंगी। वो महम हमारा सेंटर है सारा, उस चारों तरफ बल्कि बड़े बड़े गांव हैं, सिंगवा, मदनेड़ी है, पुट्ठी है, और इधर इसके गांव हैं, चलिए हो गया, भवानी खेड़े के, जो बहुत उसके अंदर वहां पे फीड करता है। तो इस पे कंसीडर करो, खाली 20 किलोमीटर नहीं, प्रैक्टिकली वो वहां पे वाजिब बनता है। ठीक ठीक। श्री विष्णुलाल सैनी जी। 1181 सर। आंसर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से पहले तो मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम ये कर दिया, अगर स्वीकृत कर दिया इसको। और इसके साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो इस सड़क के अंदर जो खड्डे पड़े हुए हैं, भाई कम से कम तब तक यह सड़क बने, इनको भरवा दो। क्या कोई ऐसा आश्वासन मंत्री जी देंगे कि इन खड्डों को भरवा दोगे? ईंटा से भरवा दो, मिट्टी से भरवा दो, रोड़ा से भरवा दो, जहां से मर्जी भरवा दो, ताकि चलना ठीक हो जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, जरूर स्पेशल रिपेयर, क्योंकि हाई ट्रैफिक रोड है, इसकी हम करवाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि 6 महीने के अंदर इसकी DPR भी टेंटेटिवली तैयार हो जाएगी, सारे सर्वेज हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है उसके 1.25 साल के अंदर अंदर DPR तैयार होने के लगभग मिड 2023 से पहले कुरुक्षेत्र से लेके यमुनानगर तक का जो ये हमारा जंक्शन है, इसको हम 4 लेन करने का काम करेंगे।
श्री असीम गोयल जी 1119 जी। ये स्पेसिफिक एक सड़क का है, सारे हरियाणा की सड़कें नहीं है। हाँ जी। नहीं श्रीमान जी, अम्बाड़ा शहर में दिया जाने वाला डीसी रेट राज्य के अन्य जिलों के डीसी रेट के वेतन के बराबर नहीं है। डीसी दरों का निर्धारण जिला विशेष के लिए है और ये उपायुक्त द्वारा अपने जिले के लिए हर साल निर्धारित किए जाते हैं। ये जिले में जीवन यापन की लागत पर आधारित होते हैं। डीसी दरों को निर्धारित करते समय इससे संबंधित विभिन्न तथ्यों जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचांक, सीपीआई, किराए की दरों पर श्रम लागत आदि के मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि जीवन यापन की विभिन्न दरों को ध्यान में रखते हुए ये रेट जो है तय किए जाते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं उन 4th क्लास कर्मचारियों की बात कर रहा हूं जिनको 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे के पार्ट टाइम पे पर डे रखा जाता है। और अम्बाड़ा जिला में जो दर है वो 70 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से अभी थी, जिसको अभी बढ़ाकर 88 रुपये करने का काम किया। लेकिन कैथल के अंदर, जिस तरह आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि जो जीवन यापन की दरें हैं उस हिसाब से हम रेट तय करते हैं, कैथल में यही रेट 115 रुपये है, जींद में 135 रुपये है, करनाल में 132 रुपये है, पानीपत में 136 रुपये है, भिवानी में 141 रुपये है, हिसार में 122 रुपये है और गुरुग्राम में 200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से है। आदरणीय सर, मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहना है कि भिवानी और अम्बाड़ा के अगर किराए की दरों की या जीवन यापन की दरों की आप बात करें, अम्बाड़ा शहर या अम्बाड़ा कैंट भिवानी से जीवन यापन के मामले में ज्यादा महंगा है और उसका रेट आधा है, यानी 70 रुपये प्रति घंटा और 141 रुपये प्रति घंटा की दर का फर्क, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको या तो एक पूरे जिलों के अंदर एक समान जो है रेट कोड जो है तय किया जाए, क्योंकि इससे होता क्या है, कर्मचारी अपने आप को बहुत ज्यादा प्रताड़ित महसूस करता है और वो रोज सरकार को बार बार ज्ञापन देने के अलावा और विभिन्न जगह पे भी वो ये बात उठाते हैं कि जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूरे हरियाणा में इसका एक यूनिवर्सल जो है रेट कोड बनाया जाए। धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय हमारे ने कही है भी एक समान रेट बनाया जाए। प्रारंभ में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 1931, 1934 और 1941 में डीसी रेट की दरें निर्धारित करने के निर्देश जारी किए थे। सभी डीसी इन निर्देशों के आधार पर ही हर साल डीसी रेट जारी करते हैं और डीसी दरें हर साल प्रत्येक जिला उपायुक्त निर्धारित की जाती हैं। यह आमतौर पर मौजूदा डीसी दरों की श्रम लागत पर ही की जाती है। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की विधायक जी कोई बात है तो उसको दिखवा लेंगे, कोई इस प्रकार की बात होगी तो। धन्यवाद सर। श्री चिरंजीव राव जी 1151। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसके क भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी, ख भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये था कि क्या रेवाड़ी शहर के अंदर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज डली है, जिसका जवाब दिया गया है हाँ। और मैंने फिर पूछा है कि अगर ये डल चुका है तो मॉडल टाउन, नई आबादी, नई बस्ती, कंपनी बाग, सिविल हॉस्पिटल, बस स्टैंड, सेक्टर 4, सेक्टर 3 में पानी क्यों भरता है? उसका जवाब है नो सर। तो सर ये दोनों बात ही मैच नहीं हो रही हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज डल गई है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि पानी क्यों भरता है, उसका आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। तो दोनों बातों का या तो आपको जिस भी अफसर ने ये जवाब लिख के दिया है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं दिया है, उसको आप देखिए। क्योंकि मेरे सामने तो ये देखिए पूरा शहर डूबा हुआ है। ये स्वयं हवाई चप्पल पहनकर डीसी शहर के अंदर उतरे, स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर की पूरा शहर डूब जाता है। तो क्या कारण है कि भाई ये डूबता क्यों है 8 साल? और अगर डला है
तो ये कब डाला है स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम? क्योंकि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है हमने तो कभी ये काम हुआ शुरू नहीं देखा शहर के अंदर। तो इसका आप जवाब दीजिए, कब डाला, उस पर कितने पैसे लगे, और अगर डल गया है तो पानी क्यों भरता है? माननीय सदस्य ने पूछा है कि भाई कब डाला, तो शहर जो रेवाड़ी शहर है उसका बरसाती पानी का निकासी मौजूदा सीवरेज नेटवर्क, जिसमें 3 मल संशोधन यंत्र, 16 MLD, 8 MLD नसियाजी रोड और 6.5 MLD कालवास गांव के अंदर है। 7 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन है, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, गढ़ी बोलनी रोड, बाल भवन, नई आबादी, जज्जर रोड, बुद्धो माता चौक, उत्तम नगर, हंसनगर व 1 मुख्य पंपिंग स्टेशन नया गांव और 3 बरसाती पानी के पंपिंग स्टेशन है जो एक पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में है और 2 अस्थायी है नागपाल साउंड, मॉडल टाउन और सिविल अस्पताल के अंदर, जिनकी पंपिंग क्षमता 64,900 LPM और 3.8.20 क्यूसिक है। ये बरसाती पानी 1000 मिलीमीटर व्यास की SCPE पाइप द्वारा रेवाड़ी से 13.80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जरथल गांव के पास साबी नदी में छोड़ा जाता है। शहर के कुछ निचले इलाकों के बारिश का पानी, जिनमें मॉडल टाउन, नई आबादी, नई बस्ती, कंपनी बाग, सिविल अस्पताल और बस स्टैंड का मंत्री जी, मैंने सवाल आपसे पहले आप उत्तर सुन लो, पहले जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो। मॉडल टाउन, नई आबादी, बस्ती, कंपनी बाग, सिविल अस्पताल और बस स्टैंड का निष्कासित बारिश रुकने के बाद उचित समय में कर दिया जाता है और शहर में बारिश का पानी जमा नहीं होता। इसके अलावा मुख्यमंत्री घोषणा क्रमांक 10,407 तिथि 4/7/15 के तहत बावल रोड से गढ़ी बोलनी सड़क तक एक बरसाती नाले का निर्माण 305.82 लाख रुपए के अनुमान के तहत करवाया गया है, जो मॉडल टाउन, कृष्णा कॉलोनी और शक्ति नगर के क्षेत्र के बरसाती पानी की निकासी को करता है। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 और सेक्टर 3 क्षेत्र की HSVP रेवाड़ी के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे नगर परिषद रेवाड़ी द्वारा अधिकृत किया गया है। इस क्षेत्र के बरसाती पानी के स्टॉर्म वाटर सीवर और पोस्टवाल चौक पर स्थित 4 MLD क्षमता के पंपिंग स्टेशन के माध्यम से निकाला जाता है। और जो आप एक अखबार दिखा रहे हो ना, जब बारिश होती है तो पानी तो भरता ही है, लेकिन वो पानी अब आपका मैक्सिमम जो 19 तारीख को 100 mm बारिश हुई और उसका जो ड्रेनेज का हुआ है वो 2.5 घंटे के अंदर सारा पानी निकल गया। तो बरसात में तो रुकेगा, आपने बरसात होते ही फोटो ले ली। अध्यक्ष जी, इन्होंने सारी बातें बता दी पर गोल मोल कर दिया। जो मैंने सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला कि रीजन क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम डल गया तब भी पानी क्यों भरता है? आप कह रहे हैं 2-2.5 कि 3 महीने के अंदर इसका निवारण हो जाएगा, पर अभी भी हालात ये है कि लोगों को नेशनल हाईवे जाम करना पड़ा पानी निकालने के अंदर। लोगों को घुटने तक पानी पे रहने के लिए मजबूर है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि 3 महीने में वो हो जाएगा, उसका अभी तक काम की शुरुआत भी नहीं हुई है। मेरी बात सुनो, आप ये बताइए, आप अपनी जिम्मेवारी से कब तक बचेंगे? कब तक आप पिछली सरकारों का ही दोष दिए जाएंगे? कब अपनी जिम्मेवारी को आप मानेंगे? हमने तो कर रखा है। पानी तो बारिश होगी तो रुकेगा, 2-2.5 घंटे तो लगेंगे। जो धारवाड़ा से भी गंदा पानी आता है वो भी आता ही रहेगा, जिसका कहा था आप 3 महीने में निवारण कर देंगे। आज 7 महीने हो गए। अब रेवाड़ी उसका रेवाड़ी धारवाड़ा के अंदर ही है जी, धारवाड़ा रेवाड़ी के अंदर ही आता है। एक मिनट, अब मंत्री जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि तो पावल से ही है, धारवाड़ा क्या रेवाड़ी का हिस्सा नहीं है? जो प्रश्न है उसका जवाब उन्होंने दे दिया। धारवाड़ा इसके आपके प्रश्न में है नहीं। पानी का तो मुद्दा है ना जी, रेवाड़ी का ही मुद्दा था, पानी का ही मुद्दा था। श्रीमती निर्मल रानी 1173 श्रीमती किया है, काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के राजकीय उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3122 कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए हैं। इन प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान के लिए
2036 कंप्यूटर फैकल्टी एवं 2215 कंप्यूटर लैब असिस्टेंट कार्यरत हैं। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के 1967 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 337 पद पर पीजीटी काम कर रहे हैं। 1410 पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेज दी गई है। इसके अलावा समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 800 और कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इंडिपेंडेंट प्राइमरी और इंडिपेंडेंट मिडिल स्कूल्स में कोई लैब नहीं है। हमारी सरकार ने कंप्यूटर शिक्षा की और शिक्षा की और बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूल्स में जहां प्राइमरी से ही कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो जाती है, तो हमारे यहाँ भी इसकी जरूरत है। और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें कंप्यूटर्स खराब है, उनके मेंटेनेंस के लिए जो है स्कूलों के पास भी बजट का कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि वो इस मेंटेनेंस की ओर भी ध्यान दे सके। और हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स के रेशियो में काफी कम है, वो भी बढ़ाए जाए। धन्यवाद। कोई आश्वासन कोई देंगे उनको जी, जो उन्होंने कहा है? नहीं, जो प्राइवेट स्कूल का उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से हम ध्यान देंगे। और मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा कि जो असिस्टेंट टीचर हैं कंप्यूटर साइंस के, उसके जो 3216 पद जो हमने स्वीकृत किए, दोनों पद की सेवा के नियम की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद ये हम कर्मचारी चयन आयोग को इसको भेज देंगे। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर फैकल्टी है उसकी जो सैलरी थी वो भी मैंने काफी बढ़ाई। जो पहले 10,000 6,000 थी, हमारी सरकार ने बढ़ाया कि उसको 18,000 और 12,000 कर दिया। श्री अमरजीत ढांडा जी। मेंबर को ये भी दिखाना कि मगम्बी चलो 1164 जी। नहीं श्रीमान जी, आवेदक सीएससी अंत्योदय केंद्र के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करते हुए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन कर सकता है और उसके बाद आवेदक को केवल एक बार अपने दस्तावेजों के सत्यापन हेतु डीएसडब्ल्यू के कार्यालय जाना होता है। एक मिनट पहले वो तो उनको तो कर रहे दो, और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृत कर दिया जाता है। खैबे पूछा है, क्या ये भी तथ्य है कि राज्य में संबंधित विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अयोग्य व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए योग्य हो रहे हैं? नहीं श्रीमान जी, ऐसा कुछ नहीं है। गै में पूछा है, यदि हाँ तो क्या वृद्धावस्था पेंशन बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? हाँ श्रीमान जी, सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है और परिवार पहचान पत्र पर एक बार डेटा अपलोड होने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दस्तावेज और सत्यापन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो चौधरी लाल ने बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए पेंशन बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, ये और इसकी बढ़ोतरी भी हुई है। इसके बावजूद जो बुजुर्ग 65-66 साल के हैं, 60+ साल के हैं, वो बेचारे सीएचसी कभी पीएचसी में घूमते रहे हैं, उन्हें कोई जवाब देने वाला नहीं है जी। ऑनलाइन करवा देते हैं, 6 महीने बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कभी वोटर कार्ड, कभी आधार कार्ड, जो उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है। अध्यक्ष महोदय जी, मतलब ये आपसे ये अनुरोध करता हूँ मंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से मंत्री जी को, जो ये प्रक्रिया चल रही है नहीं बुढ़ापा पेंशन की, सीएमओ लेवल पे जैसे 65-66 साल बुजुर्ग हो जाता है, उसको मेडिकल करवा के उसकी पेंशन बनाई जाए। ये बेचारे भटकते नहीं फिर बुजुर्ग, क्यों ये बुजुर्गों ने मान सम्मान के लिए चौधरी लाल ने इतना वो दिया था। तो इस टाइम आने बाद सरकार तो बढ़ोतरी कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, 200-250 रुपये मैंने जिसको 500 रुपये हर साल बढ़ाओ। मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करता हूं मैं, तो ये बुजुर्गों की महंगाई भी बढ़ रही है, सब कुछ भी बढ़ोतरी भी, इसको 500 रुपये हर साल बढ़ाओ। हर साल 500 हो जाए, हर साल 500 बढ़ेंगे, 500 हो जाएंगे। हेलो श्री, हाँ जी श्री, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। ये जो प्रश्न है वृद्धा पेंशन का,
या तो सरकार सच्चाई बोलना नहीं चाहती है, अगर सरकार को पता ना हो ये तो मैं मान नहीं सकता। इसमें टोटली ठगी चल रही है और एजेंट बैठे हुए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड सबूत कर सकता हूं, आप जांच बैठा दो। वो कहते हैं जी 1 महीने की पेंशन हमारे को दे दो, अगले महीने से आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम सिफारिश करें तो सालों साल नहीं आती पेंशन, उसके कोई ना कोई कागज गुम ही रहता है, नहीं तो फाइल ही गुम हो जाती है। मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो बेशक जांच करा ले, मैं रिपोर्ट करनाल की दे रहा हूं। चलिए, और 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। धन्यवाद। श्रीमती रेणु बाला जी। 1112। नहीं श्रीमान जी, भाग कह के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता, लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, मैं जो सदस्य पूछना चाह रहा उसको मैं समझ रहा हूँ क्या पूछना चाह रहा है, प्रश्न तो गलत है, लेकिन मैं उसका जवाब देना चाहूंगा फिर भी, क्योंकि जो उसकी भावना है मेंबर की वो कुछ और पूछने की थी। वो पूछना चाह रहे जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उनके बारे में पूछना चाह रहे वो कि उनकी जो मान्यता है वो मिल नहीं रही। 2003 में हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा नियम 2003 में नोटिफाइड किए गए थे, जिसके बाद 2004, 2007, 2009, 2018, 2021 में इनमें संशोधन किया गया। एग्जिस्टिंग स्कूल कुछ ऐसे स्कूल थे जो 2003 में जब नियम बने उससे पहले जो स्कूल चल रहे थे वो किसी नियम से थे, लेकिन जो नियम को वो पूरा नहीं करते थे उनको एग्जिस्टिंग स्कूल बोला गया। 2009 से 2019 तक एग्जिस्टिंग स्कूल का डाटा तैयार करके नोटिफाइड किया गया, जिसमें 5वीं के 562 स्कूल, 8वीं के 1473 स्कूल, 10वीं के 1214 स्कूल तथा सीनियर सेकेंडरी के 621 स्कूल, कुल 3870 की सूची बनी। 2021 में छूट के साथ नियम बनाए गए। इसमें 2003 से पहले के बहुत सारे प्राइवेट एग्जिस्टिंग स्कूल को स्वयं ही मान्यता मिल गई।